चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से साइंस का पूरा रिवीजन। ये ग्रुप डी स्पेशल होगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ देखेंगे। मात्रक राशि, अदिश राशि, सदिश राशि, चार संवेग, आवेग, उत्तोलक, ग्रह उपग्रह, केपलर का नियम, ये सब बहुत सारे चीज़ देखेंगे। इसमें फटाफट ताबड़तोड़ रिवीजन होगा, इसलिए आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें देखिएगा आप लोग, इसी वीडियो में बहुत सारे कुछ आपको याद हो जाएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मात्रक देखिए। मात्रक किसको कहेंगे? कोई भी राशि के मापने के लिए जो मानक होता है उसे ही मात्रक कहते हैं। मात्रक जो होता है ये दो प्रकार का होता है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो क्वेश्चन पूछता है कि मूल मात्रक कितने होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल मात्रक कितने होते हैं, तो मूल मात्रक ये 7 होते हैं। मूल मात्रक 7 का ये पूछा जाता है, इसका एसआई यूनिट पूछा जाता है 7 का। तो लंबाई का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का केजी, समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। पदार्थ का परिमाण की मात्रा का मोल होता है। तो इसमें आपको यही पूछ लिया जाएगा कि लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। या तो ताप का मात्रक क्या है? केल्विन। या ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। ये पूछेगा। अब बोलेगा कि मूल मात्रक कितने हैं, तो 7 हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी तरह से हम लोग सारा रिवीजन करेंगे। 2 होता है संपूरक मूल मात्रक। एसआई के संपूरक मूल मात्रक 2 होते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है समतल कोण और एक होता है घन कोण। देखिए, समतल बड़ा अक्षर में लिखा हुआ है तो रेडियन, और घन छोटा अक्षर में लिखा हुआ है तो अस्टेरेडियन। याद करने का तरीका, घन कोण कहेगा तो अस्टेरेडियन, मतलब घन छोटा में लिखा हुआ है तो अस्टेरेडियन बड़ा में लिखा हुआ है। समतल कोण बड़ा में लिखा हुआ है तो रेडियन। समतल कोण का एसआई यूनिट रेडियन और घन कोण का एसआई यूनिट अस्टेरेडियन। अब आता है व्युत्पन्न मात्रक। हम लोग मात्रक देखे थे, 2 था, एक व्युत्पन्न एक मूल मात्रक। तो मूल मात्रक 7 ही हैं। अब व्युत्पन्न मात्रक बहुत सारे हो जाएंगे। जो व्युत्पन्न मात्रक है ये मूल मात्रक के मिलने से ही बनता है, वही 7 मिला के व्युत्पन्न मात्रक बनाया जाता है। तो व्युत्पन्न मात्रक में चाल, वेग, त्वरण, ये सब हो गया, पावर, ये सब व्युत्पन्न मात्रक हो गया। व्युत्पन्न मात्रक, उसके बाद हम लोग कुछ देख लेते हैं पॉइंट। कोई भी लंबी दूरी के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष से मापते हैं। लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। पूछता है कि एक प्रकाश वर्ष कितना मीटर होता है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। दूरी का सबसे बड़ी इकाई क्या होता है? पारसेक होता है। 1 पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक में जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, जिसको मीटर में 3.08 × 10⁻16 मीटर कहते हैं। तो ये पॉइंट है, याद रखिएगा। पूछेगा एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब पूछता है 1 पारसेक बराबर क्या होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, या 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। यहाँ पे 2 और पॉइंट पूछता है। एक बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन। और कार्य का सीजीएस मात्रक होता है अर्क। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। बल का सीजीएस मात्रक बोलेगा तो डाइन, और कार्य का सीजीएस मात्रक बोलेगा अर्क। बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। और कार्य का जूल होता है, तो 1 जूल पर 10�7 अर्ग होता है। जूल वाला में 7 और कार्य वाला में, बल वाला में 5, यानी 10⁵ 1 न्यूटन बराबर और 1 जूल बराबर 10�7 अर्ग।
तो पूछेगा, डायरेक्ट पूछता है कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, 1 जूल बराबर 10⁷ आर। बल का सीजीएस मात्रक डाइन और कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग, यही पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पूछ लेता है कुछ पावर दिया हुआ है, घात 10 की घात, ये छोटा छोटा चीज़ को लिखने के लिए घात व्यक्त करते हैं। तो इसमें ये पूछा जाता है, जैसे दे दिया जाएगा एक्सा किसको बोलते हैं, तो 10⁻18 को। पेटा बोलते हैं 15 को, 12 को बोलते हैं टेरा, 9 को गीगा, 6 को मेगा और 3 को किलो। 3 को किलो और 2 को हेक्टो, 2 को हेक्टो और 1 को डेका। तो इसको सबसे अच्छा याद करने का तरीका सीरियल बाई याद रखिए। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ये प्लस वाला सब है। यहाँ 1 स्टार्ट हुआ, ये 2 स्टार्ट हुआ और उसके बाद यहाँ 3 का गुणज है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। तो इस तरह से सीधा याद रखिए पहाड़ा की तरह, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, और इस तरह से याद रह जाएगा। उसी तरह से है इधर माइनस में, -18 रहेगा तो एक्टो, -15 रहेगा तो फेम्टो, -12 रहेगा तो पिको, -9 रहेगा तो नैनो, -6 रहेगा तो माइक्रो, -3 रहेगा तो मिली और -2 रहेगा तो सेंटी और -1 रहेगा तो डेसी। तो इसी तरह से इधर भी याद रखिए कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो। डेसी, सेंटी, मिली, यहाँ 1 2 3 लगातार है, उसके बाद 3 का गुणज में चलेगा। माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो। तो ये इस तरह से रहेगा और पूछ लिया जाएगा आपको। अब देखिए ये बहुत पूछा जाता है, अदिश राशि और सदिश राशि। तो अदिश राशि जो है इसमें परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है, याद रखिएगा। अदिश राशि में परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। वही सदिश राशि की बात करें तो परिमाण होता है और दिशा भी होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है सदिश राशि में। इसमें एग्जाम्पल पूछता है कौन अदिश राशि है और कौन सदिश राशि है। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, ये हो गया अदिश राशि। आपको द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया, कार्य हो गया, समय हो गया, ऊर्जा हो गया, विद्युत धारा हो गया, ताप हो गया, ये अदिश राशि है। इसमें वेग पूछेगा, विस्थापन पूछेगा, त्वरण पूछेगा, बल पूछेगा, संवेग पूछेगा, आवेग पूछेगा, बल अवघूर्णन पूछेगा। तो ये हो गया सदिश राशि आपको। तो सदिश राशि में देखिए बेग लगा हुआ रहेगा, ये बेग लगा हुआ रहेगा तो ये सब हो गया सदिश राशि। अघूर्णन वाला रहेगा, बल अघूर्णन और बहुत सारा होता है, तो ये सदिश राशि हो गया। उसके बाद त्वरण और विस्थापन और बल, ये सब सदिश राशि है। इसमें एगो स्पेशल है, विद्युत धारा जो है ये अदिश राशि है। विद्युत धारा ये सदिश कभी कभी माना जाता है। तो पूछेगा ऊर्जा कौन राशि है, तो ऊर्जा हो गया अदिश राशि। कार्य कौन राशि, कार्य अदिश राशि। ताप कौन राशि, अदिश राशि। लेकिन बल पूछेगा, बल कौन राशि, तो सदिश राशि। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग इसी तरह से। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ये 2 पॉइंट पूछ लिया जाता है आपको कि दूरी और विस्थापन। तो दूरी जो होता है एनी टाइम पॉजिटिव ही होता है, दूरी धनात्मक ही एनी टाइम होता है, लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सभी कुछ हो सकता है। दूरी जो होता है एक डिस्टेंस होता है, जैसे यहाँ से हम लोग किसी तरह से यहाँ पहुँचे हैं यहाँ, तो ये दूरी हुआ। लेकिन विस्थापन जो हो गया ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को विस्थापन बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की शॉर्टेस्ट दूरी को विस्थापन बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव मतलब धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य विस्थापन जो है तीनों चीज़ हो सकता है, धनात्मक भी, ऋणात्मक भी और शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी धनात्मक होगा।
तो आइए हम लोग अब चलते हैं, ये सब चाल बेग त्वरण के फार्मूला देखेंगे प्लस उसका मात्रक देखेंगे। तो चाल का होता है दूरी बटा समय, तो इसी से देखिए इसका मात्रक निकलता है। दूरी का क्या हो जाएगा, दूरी को हम मीटर में व्यक्त करेंगे और समय का क्या हो जाएगा, समय को सेकेंड में व्यक्त करते हैं। तो मीटर पर सेकेंड इसका मात्रक हो गया, चाल का मीटर पर सेकेंड हो गया। वेग का होता है विस्थापन बटा समय, वेग का विस्थापन बटा समय होता है। तो विस्थापन को हम किस में व्यक्त करेंगे, विस्थापन मतलब एक दूरी है, मीटर में व्यक्त करेंगे। समय को किस में व्यक्त करेंगे, सेकेंड में, यानी मीटर पर सेकेंड, यानी चाल और वेग दोनों का मीटर पर सेकेंड होगा। त्वरण, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन और बटा समय, यानी ऊपर वेग, तो वेग का हम लोग अभी क्या देखें, मीटर पर सेकेंड, तो ऊपर रख दिए मीटर पर सेकेंड, और नीचे समय, समय का सेकेंड। तो ये जब ऊपर ये नीचे ये सेकेंड ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो मीटर और सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि त्वरण ऋणात्मक हो तो उसे मंदन कहा जाता है। याद रखिएगा, पॉइंट पूछ लिया जाता है कि यदि त्वरण मतलब स्लो हो रहा है, ऋणात्मक है, तो उसको मंदन बोला जाता है। संवेग किसको बोलेंगे, तो संवेग द्रव्यमान इंटू वेग को संवेग बोलते हैं। तो इसका देखिए मात्रक आसानी से निकल जाएगा, द्रव्यमान का होता है केजी और वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड ये हो गया संवेग का मात्रक, केजी मीटर पर सेकेंड संवेग का मात्रक हो गया, पूछ लिया जाता है। आवेग का बोलेगा तो आवेग हो गया बल गुने समय अंतराल, सिर्फ फार्मूला याद रखिए, बल गुने समय अंतराल आवेग होता है। आवेग का SI यूनिट बोलेगा तो न्यूटन सेकेंड। ये कैसे है, तो बल का होता है न्यूटन, बल का न्यूटन होता है जानते होंगे, और समय का होता है सेकेंड, तो आवेग का हो गया न्यूटन सेकेंड SI यूनिट। वही बल अघूर्णन बोलेगा, बल अघूर्णन तो बल गुने अघूर्णन भुजा, बल गुने अघूर्णन भुजा होता है। तो बल का हो गया न्यूटन और अघूर्णन भुजा मतलब एक दूरी है तो मीटर, तो न्यूटन मीटर, बल अघूर्णन का न्यूटन मीटर, और आवेग पूछेगा तो न्यूटन सेकेंड। इसी तरह से दाब का पूछेगा, दाब मतलब प्रेशर होता है, तो इसका फार्मूला याद रखिए, बल बटा क्षेत्रफल, तो बल का हो गया न्यूटन और क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर SI यूनिट हो गया दाब का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब का एक और यूनिट पूछा जाता है तो उसको बोलते हैं पास्कल, दाब का SI यूनिट एक और होता है पास्कल। तो फार्मूला से आप लोग याद रख सकते हैं इसको। पृष्ठ तनाव का होता है बल बटा लंबाई, तो बल का SI यूनिट हो गया न्यूटन और लंबाई का हो गया मीटर, तो पृष्ठ तनाव का SI यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर। पृष्ठ तनाव का SI यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर। बल, तो बल हो गया द्रव्यमान गुने त्वरण, तो द्रव्यमान का हो गया क्या, केजी, और त्वरण का भी हम लोग देखें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया बल का SI यूनिट, जिसको न्यूटन भी बोलते हैं। बल का SI यूनिट न्यूटन भी बोलेंगे या तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नेक्स्ट है प्रक्षेप गति। देखिए प्रक्षेप गति किसको बोलेंगे, प्रक्षेप गति जो है परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ इसमें बदलते रहता है और ये वक्र पथ पर चलता है। जैसे हो गया धनुष से छूटा बाण, कोई भी धनुष से छूटा है बाण और ये क्या होगा, धीरे धीरे नीचे गिरेगा, यानी वक्र पथ पर चल रहा है, तो ये हो गया प्रक्षेप गति। तोप से छूटा गोला और धनुष से छूटा बाण, ये क्या होगा, प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति में ये दो को पूछा जाता है कि कितना डिग्री पे हम कोई भी वस्तु को फेंकें कि वह अधिकतम दूरी जाएगा, तो ये होता है 45 डिग्री पे हम लोग फेंकेंगे कोई भी वस्तु को तो अधिकतम दूरी पे जाएगा। और पूछता है कि कितना
डिग्री से हम फेंकें कि वो अधिकतम ऊंचाई पे जाएगा तो वो होता है 90 डिग्री। यदि 90 डिग्री से फेंकेंगे यानी सीधा ऊपर फेंकेंगे तब अधिक ऊंचाई पे जाएगा, स्वाभाविक बात है। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से। चलिए देखते हैं आगे। कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग जो होता है, जब कोई वृत्ताकार मार्ग पर कोई गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकेंड में जितना कोण घूम जाती है, जैसे यहाँ हुआ ये वृत्त है, इस वृत्त में 1 सेकेंड में यहाँ ए से बी तक जितना सेकेंड में घूमा है, 1 सेकेंड में जितना कोण घूमता है उसी को कोणीय वेग बोलते हैं। कोणीय वेग ओमेगा से इसे डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला हो गया ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, यानी 1 सेकेंड में जितना कोण घूमा है अब बटा टाइम यानी 1 सेकेंड, तो ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी कोणीय वेग हुआ। यदि जो 1 सेकेंड में n चक्कर लगा लेता है, मतलब इसका कई एक बार चक्कर लगा लेता है, तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2πn होता है। इसका रेखीय चाल पूछेगा, कोणीय वेग का रेखीय चाल पूछेगा तो कोणीय चाल इंटू त्रिज्या होता है। आगे देखते हैं न्यूटन्स का गति का नियम। न्यूटन्स की गति का नियम, ये न्यूटन्स ने 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया बुक में बताया था। 1687 में, याद रखिएगा, 1687 में प्रिंसिपिया बुक में न्यूटन्स ने अपने गति के बारे में बताया था। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहना चाहेगा, या जब कोई गति में है तो वो गति में ही रहना चाहेगा। ये आप लोग जानते होंगे। इसे गैलीलियो या जड़त्व का नियम भी कहते हैं, याद रखिएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। पूछता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ से किसका परिभाषा मिलता है, तो बल का परिभाषा मिलता है। और इसे गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल, जैसे ठहरी गाड़ी है कोई और अचानक चल पड़ता है, तो उसमें स्थिर व्यक्ति था और उसमें अचानक झुक जाता है, तो मतलब वह स्थिर था तो स्थिर ही रहना चाहता है। कंबल को डंडे से पीटने पे उससे धूल कण गिरता है, मतलब कंबल को हम डंडा से पीटते हैं तो उससे धूल गिरता है। तो ये सब हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ का उदाहरण हो गया। और न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकेंड लॉ, एक मिनट, न्यूटन सेकेंड लॉ जो है ये, इससे बल का व्यंजन प्राप्त होता है। बोलेगा बल का परिभाषा किससे मिलता है, तो फर्स्ट लॉ से। और बल का व्यंजन किससे प्राप्त होता है, तो सेकेंड लॉ से। न्यूटन थर्ड लॉ, इसमें जो है प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, यानी बराबर बल दोनों साइड से लगता है न्यूटन थर्ड लॉ में। न्यूटन जो थर्ड लॉ है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, जैसे इधर से धक्का मारे तो उधर से भी बराबर प्रतिक्रिया मिलेगा उतना ही, तो न्यूटन थर्ड लॉ हुआ। जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, बंदूक से जब गोली छोड़ता है तो जितना रफ्तार से आगे उधर बंदूक का बुलेट जाता है, उसी रफ्तार से इधर पीछे बैक मारता है बंदूक। रॉकेट का उड़ना, रॉकेट में पीछे जितना स्पीड से धुआं फेंकता है उतना स्पीड से आगे वो रॉकेट बढ़ता है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया न्यूटन थर्ड लॉ हो गया। आगे है अभिकेंद्रीय बल। एक होता है अभिकेंद्रीय बल, एक होता है अपकेंद्रीय बल। ये बहुत पूछा जाता है, इसमें कन्फ्यूजन होगा। अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल इंग्लिश में पूछा जाता है अभी, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। फ्यूगल कहेगा तो बाहर की ओर और पीटल कहेगा तो अंदर की ओर। जब बल केंद्र की अंदर की ओर लगे तो उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। जैसे देखिए यहाँ साइकिल से वृत्ताकार मार्ग पर जब मोड़ लेता है तो यहाँ क्या होता है, साइकिल इधर की ओर झुक जाता है अंदर की ओर, तो यहाँ बल अंदर की ओर लग रहा है।
तो ये हो गया अभिकेंद्रीय बल, जिसका फार्मूला होता है F=mv²/r। अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला mv²/r। इसमें बल जो है केंद्र की ओर लगता है। एक होता है अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका दिशा जो होता है अभिकेंद्रीय के विपरीत होता है, मतलब इसमें बल जो है बाहर की ओर लगेगा। अब अपकेंद्रीय बल है, अप मतलब ऊपर होता है, यानी कि बल जो है बाहर की ओर लगेगा। जैसे कपड़ा सुखाने का मशीन जो है, इसमें पानी घूमता है तो ये बाहर की ओर फेंकता है, बाहर की ओर दीवार पर चढ़ जाता है हल्का, देखिएगा। दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन, मक्खन जब निकालता है तो इसमें घुमाते हैं तो ये बाहर की ओर देखिएगा दीवार पे अधिक चढ़ जाएगा, बीच में गड्ढा रहता है, तो इसमें बल बाहर की ओर लगता है। आगे है सरल मशीन जो है ये सुविधा के लिए उपयोग किया जाता है। सरल मशीन जो है इसमें उत्तोलक, घिरनी, स्क्रू, जैक, ये सब सरल मशीन हो गया। उत्तोलक, हम लोग जानते हैं उत्तोलक के बारे में पूछा जाता है। तो उत्तोलक में 3 पॉइंट होता है। एक होता है आलम, एक होता है आयास, एक होता है भार। तो आलम जो होता है जहाँ से स्वतंत्र रूप से कोई भी चीज़ घूम सके, वो होता है आलम। जैसे कैंची है, तो कैंची है तो यहाँ पे ये स्वतंत्र रूप से यहाँ से घूर सकता है, तो ये हो गया आलम हो गया। और आयास जो होता है जहाँ से हम लोग प्रेशर डालते हैं, यानी कि जहाँ से हम लोग प्रयास करते हैं तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे प्रेशर डालते हैं, तो ये हो गया आयास। और भार हो गया, इधर कोई भी चीज़ रख के काटते हैं तो ये हो गया भार। तो आलम, आयास और भार, ये तीनों पॉइंट समझ लीजिए, उत्तोलक के बारे में कंप्लीट हो जाएगा। आलम जो होता है जहाँ स्वतंत्र रूप से घूम सके, आयास होता है, आयास प्रयास जहाँ से हम लोग प्रयास करते हैं, और भार हो गया। पूछता है इसमें कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में कौन बीच में रहता है, सबसे ज़्यादा यही पूछता है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम बीच में रहता है और आयास और भार दोनों अगल बगल। तो सबसे आसान है कि बीच वाला याद रखिए, बाकी दोनों साइड रहेगा। तो प्रथम श्रेणी में आलम बीच में रहेगा, तो इसका एग्जाम्पल आसानी से याद हो जाएगा। कैंची में देखिए आलम बीच में रहेगा। पिलास भी है तो उसको स्वतंत्र रूप से घूरने वाला चीज़ बीच में रहेगा, पिलास। सिरसी, साइकिल का ब्रेक है तो साइकिल का ब्रेक एक साइड हम दबाते हैं और यहाँ पे रहता है लगा हुआ स्वतंत्र रूप से घूमने वाला, एक साइड लोड पड़ता है, तो ये आलम हो गया बीच में, इसलिए साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप, ये हो गया प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक बोलेगा तो भार बीच में रहेगा, सिंपल सा याद रखिए। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में भार बीच में रहेगा, तो इससे पता चलता है सरौता, नींबू निचोड़ने वाला मशीन, कूड़ा गाड़ी, कूड़ा ढोने वाला मतलब कूड़ा कचरा ढोने वाला गाड़ी। जैसे नींबू निचोड़ने वाला मशीन से समझिए द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। जैसे नींबू बीच में रख देता है तो वो भार हुआ, और ऊपर से दबाता है यानी आयास प्रयास हुआ, आयास बोलते हैं उसको, और नीचे आलम होता है उसका, नीचे वहाँ पे घूरने उड़ने लगा हुआ रहता है तो आलम हुआ स्वतंत्र रूप से घूमने वाला। भार कहाँ हो गया, बीच में। कूड़ा ढोने वाला गाड़ी में भी भार कहाँ हो गया, बीच में, एक साइड पकड़ले रहता है, एक साइड नीचे से घूरने की तरह घूमता है, तो ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। भार को W से व्यक्त करते हैं, आलम को F से और आयास को E से व्यक्त करते हैं। पूछेगा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बीच में कौन होता है, तो आयास, यानी आयास प्रयास जहाँ से करेंगे वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। इसमें चिमटा, मनुष्य का हाथ, चिमटा को देखिए हम लोग बीच में पकड़ते हैं तो वहाँ आयास होता है, मनुष्य का हाथ भी है और चिमटा, ये पूछता है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं आगे है संतुलन के प्रकार। तो संतुलन 3 तरह का होता है, अस्थाई संतुलन, अस्थाई संतुलन और उदासीन संतुलन।
तो अस्थाई संतुलन हम लोग किसको बोलेंगे? यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित कर दें और फिर पुनः उसी स्थिति में आ जाए तो उसको अस्थाई संतुलन बोलेंगे। जैसे कोई रबड़ है, उसको खींचे और फिर से वही स्थिति में आ गया तो वो हो गया अस्थाई संतुलन। अस्थाई संतुलन किसको बोलेंगे? जब वो अपना स्थिति में ना आए। जैसे मिट्टी है, मिट्टी को हम खींच दिए, लंबा कर दिए, तो फिर से खींच के वहाँ तक आएगा नहीं, तो उतना ही लंबा रह जाएगा, तो वो हो गया अस्थाई संतुलन। अब उदासीन संतुलन किसको बोलेंगे? जब उसको विस्थापित करेंगे यानी कुछ घसकाएंगे तो वो अपना नई स्थिति में आ जाता है, कोई अलग टाइप की स्थिति में आ जाता है, तो उसको उदासीन संतुलन बोलते हैं। आगे है, अब ऊर्जा के बारे में हम लोग देखते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है और इसका मात्रक जो होता है जूल होता है। याद रखिएगा, अदिश राशि है ऊर्जा और जूल होता है इसका मात्रक। ऊर्जा जो है दो प्रकार का होता है, ये काइनेटिक ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला पूछ लिया जाता है तो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है ये 12mv² होता है गतिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा का होता है mgh। स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। स्थितिज ऊर्जा जैसे बांध बनाकर हम उसमें पानी जमा किए हैं तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि बांध टूटेगा तो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा, पानी बहने लगेगा, तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा है। कोई भी धनुष खींच कर रखे हैं यानी उसमें ताकत लगा दी हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा भर गया है, उसको छोड़ेंगे तो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा वैसा जिसमें कोई भी चीज़ काम कर दिए हैं उसमें ऊर्जा स्टोर हो गया। गतिज ऊर्जा का एक और फार्मूला होता है संवेग और गतिज ऊर्जा में रिलेशन, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर P²/2m। P²/2m यानी पूछता है, P जो होता है संवेग होता है, बोलता है संवेग को दुगुना करने पे गतिज ऊर्जा कितना गुना होगा, तो इसको 2 गुना करेंगे यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। इस तरह से निकाला जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है ऊर्जा। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे डायनेमो है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कोई भी चीज़ घूमने वाला है तो वो आंतरिक ऊर्जा उसमें है, घूमने वाला है या फिर वाइब्रेट कर रहा है तो यांत्रिक ऊर्जा। तो डायनेमो क्या है? इससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है, यांत्रिक ऊर्जा उसका डायनेमो पंखी घूमता है तो यांत्रिक से विद्युत। मोमबत्ती क्या है? रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। माइक्रोफोन क्या है? ध्वनि ऊर्जा रहेगा उससे विद्युत में बदलेगा। लाउड स्पीकर क्या है? विद्युत ऊर्जा रहेगा उसमें ध्वनि ऊर्जा में बदल जाएगा। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा है उसको प्रकाश ऊर्जा देगा। अब विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा, सितार को बजाया जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा, उससे ध्वनि निकलेगा तो ध्वनि ऊर्जा में चेंज होगा, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहा है। आइए देखते हैं हम लोग शक्ति के बारे में। शक्ति कार्य करने की दर को ही हम लोग शक्ति बोलेंगे। शक्ति का फार्मूला जो होता है वर्क बाय टाइम, ये याद रखिए, यानी कार्य बटा समय शक्ति का फार्मूला हुआ। तो वर्क जो होता है, कार्य जो होता है, कार्य का हम लोग देखे थे बल गुने विस्थापन होता है, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो SI यूनिट हुआ न्यूटन मीटर हुआ और टाइम का सेकेंड हुआ। तो शक्ति का क्या हो गया? शक्ति का हो गया न्यूटन मीटर पर सेकेंड। शक्ति का मात्रक न्यूटन मीटर पर सेकेंड या फिर वाट होता है। शक्ति का बहुत सारा मात्रक होता है, जूल सेकेंड भी होता है या वाट भी होता है या न्यूटन मीटर पर सेकेंड भी होता है या अश्व शक्ति भी होता है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है।
वन अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, ये भी याद रखिएगा। 1 वाट सेकेंड बराबर 1 जूल होता है, और 1 वाट घंटा बराबर बोलेगा तो 3600 जूल होता है। घंटा आ गया तो 60 × 60 करेंगे, 60 × 60 करेंगे तो 3600 जूल आ जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बोलेगा तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है। यहाँ पे 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। देखिए, पावर का मात्रक और कार्य या ऊर्जा का मात्रक। तो पावर का मात्रक होता है वाट, किलोवाट, मेगावाट, HP। और कार्य ऊर्जा का मात्रक होता है वाट सेकेंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा। देखिए, कार्य ऊर्जा रहेगा तो सेकेंड, घंटा, घंटा रहेगा। और पावर शक्ति रहेगा तो वाट रहेगा, वाट, क्योंकि पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है। तो वाट, किलोवाट, मेगावाट, HP। और कार्य ऊर्जा का मात्रक वाट सेकेंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा होता है। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ये बल बराबर जो होता है F = Gm1 × m2/r²। Gm1 × m2/r² होता है। यानी यहाँ पे G हो गया ग्रेविटेशनल नियतांक हो गया, जो कांस्टेंट रहता है, जिसका वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। इम्पॉर्टेंट बहुत है ये। G का मान, कैपिटल G का मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। बहुत इंपॉर्टेंट है। 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ये ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान होता है। यहाँ m1 और m2 क्या है? दो द्रव्यमान के बीच का गुणनफल होता है गुरुत्वाकर्षण नियम का बल में। और r² क्या है? ये दूरी का वर्ग है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक में बल बराबर Gm1 × m2/r², ये फार्मूला याद रखिएगा। वो गुरुत्वाकर्षण था, एक गुरुत्व होता है। गुरुत्व जो है ये पृथ्वी हो, एक वस्तु पृथ्वी रहेगा और दूसरा कोई वस्तु रहेगा। इसमें गुरुत्व में पृथ्वी अवश्य रहेगा। तो कोई भी वस्तु जो है पृथ्वी की ओर खींचेगा, तो पृथ्वी की ओर खींचेगा तो उसी को गुरुत्व बल बोलेंगे। इसका मान जो होता है 9.8 मीटर/सेकेंड² होता है। यानी 9.8 मीटर/सेकेंड² से वो अपने ओर खींचेगा गुरुत्व बल जो है आकार, द्रव्यमान, रूप, ये सब पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्व बल मतलब कि कोई छोटा वस्तु हो, बड़ा वस्तु हो या कुछ भी हो, सबका गुरुत्व बल जो होगा ये सेम ही रहेगा। कोई भी चीज़ ऊपर से हम लोग गिराते हैं, मान लीजिए निर्वात में, एक पेन है या तो फिर एक 5 kg का बुक है या कुछ भी है, तो दोनों सेम टाइम में गिरेगा। यानी कि द्रव्यमान, आकार, ये सब पे निर्भर नहीं किया है। ये निर्वात में गिराएंगे यानी वैक्यूम में, तभी। गुरुत्व जिसको G से डिनोट करते हैं, G का मान में परिवर्तन कैसे कैसे क्या होगा जो हम लोग देखते हैं पृथ्वी पर। तो पृथ्वी की सतह पर जब ऊपर या नीचे हम जाएंगे तो G का मान घट जाता है। G का मान देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिकतम होगा, ध्रुव पे जो होगा ये सबसे अधिकतम होगा। ये पृथ्वी है तो यहाँ ध्रुव पे सबसे अधिकतम होगा, ये दोनों ध्रुव पे। अब विषुवत रेखा पे सबसे कम होगा। अब पृथ्वी के अंदर जाएंगे या तो पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तो घटेगा। यदि जो ये पृथ्वी का घूर्णन काल बढ़ा दिया जाए, स्पीड से घूमने लगे, तो इसका गुरुत्वाकर्षण मान घटता है। इसका मान घटा दिया जाए यदि घूर्णन काल, तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा। इसी तरह से पूछ लिया जाता है कि यदि घूर्णन काल 17 गुना अधिक कर दिया जाए, 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे जो पृथ्वी, तो भूमध्य रेखा पर इसका जो मान होगा वो 0 हो जाता है। ध्रुव पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ये घूम रहा है तो ध्रुव पे तो वहीं रहता है, ध्रुव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। घूमता है तो बीच वाला पे इफेक्ट पड़ेगा।
तो भूमध्य रेखा पे इसका मान, गुरुत्व बल का मान जो है 0 हो जाता है और ध्रुव पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। पूछता है कितना गुनी अधिक से बढ़ा दिया जाए इसका चाल ताकि भूमध्य रेखा पर गुरुत्व बल का मान 0 हो जाए। तो 17 गुना। आगे है लिफ्ट में पिंड का भार। तो लिफ्ट में देखिए, इसमें भी पूछता है कि लिफ्ट में जब ऊपर जाता है नीचे जाता है तो क्या होता है भार। तो लिफ्ट जब ऊपर जाता है तो भार बढ़ता है और लिफ्ट जब नीचे जाता है तो भार घटता है। लिफ्ट में आप बैठे होंगे तो देखिए, नीचे जाते हैं तो हल्का हल्का लगते होंगे और ऊपर जाते होंगे तो भारी भारी लगेंगे। तो लिफ्ट में जब नीचे जाते हैं तो भार घटता है और समान वेग से हम ऊपर नीचे जाएंगे, मतलब एक बराबर चाल से जाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो चेंजिंग। समान वेग से ऊपर नीचे जाएंगे तो भार में कोई चेंजिंग नहीं होगा। और जब लिफ्ट घूमते घूमते डोरी उसका टूट जाए तो वो उसका जो भार होगा 0 होगा। अचानक घूम रहा है स्पीड में, डोरी टूट जाए तो उसमें मतलब कि भार ही 0 हो जाता है, कोई भार ही नहीं रहता है। यदि जो लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण जो है गुरुत्वीय त्वरण से अधिक है। गुरुत्वीय त्वरण मतलब हुआ जब पृथ्वी जो अनुसार खींचता है 9.8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, उसका त्वरण से भी ज़्यादा त्वरण है लिफ्ट का त्वरण। तो वो क्या होगा, जैसे पृथ्वी नहीं खींच पाएगा तो वो लिफ्ट की फर्श में जाकर टकराएगा। फर्श से वो जो छत होता है ऊपर में जाकर टकरा जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ पृथ्वी खींच के रखा है तो फर्श में जाकर टकरा जाएगा। आइए देखते हैं केपलर का नियम। केपलर का नियम क्या कहता है। केपलर का नियम ये ग्रह के नियम से संबंधित है। केपलर का नियम, केपलर का नियम कहता है कि प्रत्येक ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है। ये केपलर का नियम हुआ, कहता है कि सूर्य जो है, प्रत्येक ग्रह जो है सूर्य की चारों ओर, ये सूर्य है उसकी चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम हो गया, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग जो होता है वो नियत होता है। यानी ग्रह का जो क्षेत्रीय वेग हुआ वो नियत होता है। इसमें जो है सूर्य के निकट होने की ग्रह का वेग जो बढ़ता है और सूर्य से दूर होने पर ग्रह का वेग घटता है। यानी सूर्य से जब सबसे नज़दीक निकट रहेगा जब ग्रह तो उसका वेग ज़्यादा होगा और सूर्य से जब दूरी रहेगा तो उसका वेग कम होगा। अगला नियम है कि परिक्रमण काल का वर्ग, यानी परिक्रमण काल का वर्ग जो है सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी के क्यूब के समानुपाती होता है। परिक्रमण काल का वर्ग, जैसे ग्रह का परिक्रमा काल जो भी है उसका वर्ग कर दीजिए, तो और सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी जो है उसका क्यूब कर दीजिए, इसके समानुपाती होता है। ये केपलर के नियम के अनुसार कहता है। अर्थात यानी सूर्य से नज़दीक ग्रह कम समय में, सूर्य से नज़दीक का ग्रह जो भी है वो कम समय में घूमेगा। यानी कि बुध जो है जैसे 88 दिन में घूम जाता है और सूर्य से दूर ग्रह जो है वरुण वो 165 वर्ष लगाता है। क्योंकि यहाँ जैसे बोला सूर्य की दूरी का क्यूब के समानुपाती होता है, तो सूर्य से दूरी वरुण ज़्यादा है तो इसका क्यूब करेंगे तो और बड़ा वैल्यू आएगा। तो स्वाभाविक है कि इसका घूर्णन काल अधिक होगा। परिक्रमण काल के यहाँ वर्ग है, यहाँ समानुपाती दूरी के क्यूब है। उपग्रह, तो उपग्रह का कक्षीय चाल पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। दूर रहने पर चाल कम होता है। उपग्रह का कक्षीय चाल जो है ये पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है, यानी दूर रहने पे इसका चाल कम होगा और नज़दीक रहने पे चाल अधिक होगा। उपग्रह का जो है ये चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी से अति निकट ग्रह जो भी है उसका चाल कम से कम 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 8 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये निकट वाला ग्रह, जैसे पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह जो भी है उसका चाल 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आइए आगे देखते हैं उपग्रह का परिक्रमण काल।
उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी से ऊंचाई पर निर्भर करता है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। पृथ्वी का परिक्रमण काल जो हुआ ये ऊंचाई पर निर्भर करेगा, लेकिन उसका द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। पृथ्वी के अति निकट ग्रह का जो परिक्रमण काल होता है 1 घंटा 24 मिनट का होता है। पृथ्वी के सबसे निकट जो भी उपग्रह है उसका परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट। एक होता है भू अस्थायी उपग्रह। तो भू अस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल जो होता है ये 24 घंटा का होता है और पृथ्वी तल से ये 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है। पूछा जाता है भू अस्थायी उपग्रह का ऊंचाई क्या होता है, तो 36,000 किलोमीटर ऊपर। परिक्रमण काल क्या होता है, तो 24 घंटा। भूतुल्यकालीन कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की बात सबसे पहले जो बताया था आर्थर सी क्लार्क ने बताया था। पूछा जाता है कि भूतुल्यकालीन कक्षा में उपग्रह स्थापित करने की बात कौन बताया था, तो आर्थर सी क्लार्क ने। पलायन वेग, तो पलायन वेग का मान जो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पलायन वेग किसको बोलेंगे, जब पृथ्वी से कोई भी वस्तु ऊपर फेंकेंगे तो 11.2 किलोमीटर के हिसाब से ज़्यादा फेंकेंगे तो वो ऊपर ही रह जाएगा, तो उसे ही पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग को वी मतलब वेलोसिटी ऑफ अर्थ बराबर √2g RE। जी ग्रेविटेशनल, आर मतलब हो गया रेडियस, अर्थ का रेडियस। तो पलायन वेग जो होता है v = 2gr। उपग्रह का कक्षीय वेग क्या होता है, तो v0 = उपग्रह का कक्षीय वेग यानी वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट, तो √g(r) यानी ग्रेविटेशनल और r रेडियस। अतः तो वेलोसिटी ऑफ अर्थ = वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट, यानी कहने का मतलब होगा पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। वेलोसिटी जो होता है पलायन वेग का, वो जो कक्षीय वेग है उसके √2 गुना होता है। यानी उपग्रह का कक्षीय वेग से √2 गुना के हिसाब से बढ़ा दिया जाए, यानी 41% बढ़ा दिया जाए तो वो कक्षा छोड़ देगा। कोई भी उपग्रह जो है, कोई भी उपग्रह का कक्षीय वेग हम √2 गुना बढ़ा देंगे तो कक्षा ही छोड़ देगा। तो ये था, हम लोग देखें जैसे पूछता है √2 गुना बढ़ाने पे कोई भी उपग्रह कक्षा छोड़ देगा। उपग्रह का कक्षीय वेग v0 = √g(r)e ये होता है। पलायन वेग पूछेगा तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पलायन वेग का मान भूतुल्यांकी उपग्रह की बात किया था आर्थर सी क्लार्क। भूअस्थायी उपग्रह 24 घंटा होता है परिक्रमण काल और पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर ऊपर है। ये पूछ लिया जाता है। पृथ्वी के निकट का परिक्रमण काल होता है उपग्रह का 1 घंटा 24 मिनट, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये सब है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। जय हिंद।